आज है 11 अगस्त सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की बुनियाद पर उठ रहे कुछ गंभीर सवालों की। क्या हमारी मतदाता सूचियां विश्वसनीय हैं? बिहार से लेकर कर्नाटक तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और नाम काटे जाने के आरोप क्यों लग रहे हैं? और इस पर चुनाव आयोग का क्या कहना है? इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी हमारी आज की चर्चा। साथ ही हम नजर डालेंगे असम में नागरिकता के पेचीदा मामले पर, जहां धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति किस तरह अमेरिका और चीन के बीच एक मुश्किल रास्ते पर चल रही है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल, रियायती रूसी तेल से हो रहे मुनाफे और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, और देश विदेश की कुछ और अहम खबरें भी आज के अंक में शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं हरकारा का आज का सफर। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम और कारण नहीं बता सकते। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है। यह मामला तब सामने आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी। एडीआर ने मांग की थी कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची और नाम काटने का कारण सार्वजनिक किया जाए। लेकिन द वायर की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि मौजूदा कानून के तहत वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग का कहना है कि नियमों के मुताबिक ड्राफ्ट मतदाता सूची केवल सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाती है। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं, उनकी अलग से सूची बनाई जाए, उसे साझा किया जाए या कारण बताए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट सूची की प्रतियां दी जाती हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र के छूटे हुए वोटरों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकें। आयोग ने याचिकाकर्ता पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है कि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने पक्षपात करते हुए 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं, ताकि वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट न डाल सकें। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कर्नाटक सीईओ ने राहुल गांधी से सबूत मांगे। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को आरोप लगाया था कि बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। सीईओ ने अपने नोटिस में कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में जो दस्तावेज दिखाए थे, वे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। पत्र में राहुल गांधी से कहा गया है कि वे विस्तृत जांच के लिए वे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए थे। बिहार के डिप्टी सीएम के 2 एपिक नंबर। तेजस्वी का सवाल, चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा या डिप्टी सीएम फर्जी? बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी यानी एपिक नंबर होने का मामला सामने आया है। उनका नाम लखीसराय और पटना के बांकीपुर, 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, और दोनों में उनकी उम्र भी अलग अलग बताई गई है। इस मामले पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दोनों नंबरों को ऑनलाइन चेक करके दिखाया और सवाल उठाया, हम लोग विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर यही आरोप तो लगा रहे हैं। या तो विजय सिन्हा ने 2 जगह जाकर साइन किया होगा, या फिर चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है, या बिहार के डिप्टी सीएम फर्जी हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब उन पर आरोप लगे तो मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन अब विजय सिन्हा के मामले में क्या होगा? इस बीच चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस जारी कर 14 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। बिहार में एक ही मकान में 250 से ज़्यादा वोटर दर्ज, ऐसे कई मामले बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ियों के और भी चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पत्रकार अजित अंजुम ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुजफ्फरपुर के भगवानपुर क्षेत्र का एक उदाहरण दिया, जहां एक ही मकान के पते पर 250 से ज़्यादा वोटर दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी वोटर अलग अलग जाति और धर्म के हैं। सवाल उठता है कि क्या इतने सारे लोग वाकई एक ही घर में रहते हैं? दैनिक भास्कर ने भी इस तरह के फर्जीवाड़े को उजागर किया है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर में एक पते पर 269 वोटर हैं, तो जमुई में एक मकान में 247 वोटर दर्ज हैं। अखबार ने राज्य के करीब 150 बूथों की जांच की, जिसमें ऐसे कई चौंकाने वाले पते सामने आए।
ये स्थिति चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। असम में चुनिंदा लोगों को ही माफी, बशर्ते आप मुसलमान न हो। आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट के अनुसार असम सरकार ने 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 50,000 से ज्यादा गैर मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ विदेशी होने के मामले वापस लेने की योजना बनाई है। ये प्रवासी 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के दायरे में आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि जिला अधिकारियों को चुपके से निर्देश दिए गए हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले राज्य में आए गैर मुस्लिम समुदायों के खिलाफ मामले बंद कर दिए जाएं। आलोचकों का कहना है कि यह कदम एक दोहरी नागरिकता व्यवस्था बनाता है, जिसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का निशाना लगभग पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय ही रह जाएगा। यह फैसला असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी प्रक्रिया से जुड़ा है और इसे धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण माना जा रहा है। असम मॉडल में मुसलमान भारत के सौतेले नागरिक। असम में एक सुनियोजित अभियान के तहत शासन की प्रक्रिया को ही बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के लिए एक सजा में बदला जा रहा है। मानवाधिकार वकील अमन वदूद ने हरकारा डीप डाइव से बात करते हुए कहा कि इस समुदाय को विदेशियों की पहचान करने की आड़ में व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। यह मुद्दा तब और भी प्रासंगिक हो जाता है जब ये डर बढ़ रहा है कि नागरिकता सत्यापन का असम मॉडल देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है, खासकर बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स को देखते हुए। वदूद बिहार के स और असम की कुख्यात डी वोटर संदिग्ध मतदाता प्रणाली के बीच एक भयावह समानता बताते हैं। 1997 में शुरू हुई डी वोटर प्रक्रिया ने बिना किसी उचित प्रक्रिया के 3 लाख से अधिक लोगों को संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित किया और उन्हें अपनी ही नागरिकता साबित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई में धकेल दिया। ये नागरिकता की धारणा के बुनियादी कानूनी सिद्धांत को उलट देता है। वदूद का तर्क है कि असम में लाखों अवैध बांग्लादेशियों का नैरेटिव एक राजनीतिक मिथक है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुए एनआरसी में भी दावा किए गए आंकड़ों से कहीं कम लोग बाहर पाए गए। इस अभियान की मानवीय कीमत बहुत बड़ी है। लोगों ने नागरिकता खोने के डर से आत्महत्या तक की है। वदूद कहते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष और एकीकृत भारत के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करने की लड़ाई है। आकार पटेल भारत, चीन और अमेरिका शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करना और खरगोशों के साथ दौड़ना। आकार पटेल लिखते हैं कि फरवरी 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इंडो पैसिफिक के लिए अमेरिकी रणनीतिक ढांचा तैयार किया। इसका सीधा मकसद था चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखना। इस योजना में एक मजबूत भारत को चीन के खिलाफ एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा गया। सवाल यह है कि भारत इसके लिए क्यों तैयार हुआ। इस पर संसद में कोई बहस नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी की ओर धकेलना शुरू कर दिया। इसके तहत 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेमोआ, कॉमकासा और बेका, जिनसे दोनों देशों के बीच गहरा सैन्य सहयोग स्थापित हुआ। पटेल का तर्क है कि समस्या ये थी कि जिस समय मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वुहान में सहयोग की बात कर रहे थे, उसी समय वो चीन के खिलाफ ट्रंप की रणनीति का हिस्सा भी बन रहे थे। ये शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करना और खरगोशों के साथ दौड़ने जैसा था। चीन की प्रतिक्रिया लद्दाख सीमा को सक्रिय करके आई, ताकि भारत का सैन्य ध्यान जमीन पर केंद्रित रहे। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने भी चेतावनी दी थी कि भारत को चीन के खिलाफ किसी आक्रामक गठबंधन का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। पटेल का निष्कर्ष है कि इस सरकार ने 1993 के बाद चीन के साथ संबंधों में हुई सारी प्रगति पर पानी फेर दिया है। आज भारत खुद को भ्रमित और मित्रहीन पा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार ने जिन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके महत्व और परिणामों को पूरी तरह समझा ही नहीं। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के नैरेटिव मैनेजमेंट का मजाक उड़ाया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज के खेल जैसा बताया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस ऑपरेशन के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी। जनरल द्विवेदी ने हालिया संघर्ष में पाकिस्तान के जीत के दावे का मजाक उड़ाते हुए नैरेटिव मैनेजमेंट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की पदोन्नति पर कटाक्ष करते हुए कहा, जीत दिमाग में होती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वह कहेगा, मेरे प्रमुख फील्ड मार्शल बन गए हैं, हम जरूर जीते होंगे। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर हैं। भारत के साथ संघर्ष के बाद यह उनकी दूसरी अमेरिकी यात्रा है। उन्होंने वाशिंगटन में शीर्ष अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की है,
जून में उनकी पिछली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके लिए एक निजी दोपहर के भोजन का आयोजन किया था, जो एक अभूतपूर्व संकेत माना गया था। रिलायंस और नायरा ने रियायती रूसी कच्चे तेल से $16 अरब कमाए। रूस भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरियों ने उठाया है। इन कंपनियों ने भारी मात्रा में रियायती रूसी तेल आयात किया, उसे पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों में बदला और फिर यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बाजारों में निर्यात कर दिया। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों ने रियायती रूसी तेल से लगभग $16 अरब का अतिरिक्त लाभ कमाया, जिसमें से करीब $6 अरब अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज को गया। आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस अब यूराल्स कच्चे तेल की दुनिया की सबसे बड़ी खरीदार बन गई है। अमेरिकी टैरिफ के बाद क्या सस्ता रूसी तेल फायदेमंद है? नोबेल विजेता बनर्जी का सवाल। अब इस मुनाफे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया है। इस पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने सवाल उठाया है कि क्या अब रूस से सस्ता तेल आयात करना इसके लायक है। उन्होंने कहा कि भारत को गंभीरता से सोचना चाहिए और अमेरिका से पूछना चाहिए कि क्या वे टैरिफ हटा देंगे अगर हम रूसी तेल का आयात बंद कर दें। इस हफ्ते होने वाले रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूरोप और नाटो से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। कीव को डर है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तें थोप सकते हैं, जिसमें यूक्रेन पर जमीन छोड़ने का दबाव डाला जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि एक संभावित सौदे में क्षेत्रों की कुछ अदला बदली शामिल हो सकती है। यूरोपीय संघ और नाटो के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समाधान में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए और उसके सुरक्षा हितों की रक्षा होनी चाहिए। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि किसी सौदे में यूक्रेनी जमीन पर रूसी नियंत्रण को कानूनी मान्यता शामिल नहीं हो सकती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने की अपनी योजनाओं का बचाव करते हुए इसे युद्ध समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस योजना की भारी आलोचना हुई है। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने चेतावनी दी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कर सकता है और बंधकों की जान को और खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू ने गाजावासियों को भूखा रखने के आरोपों से इनकार किया है। इस बीच गाजा में भूखमरी एक बड़ी आपदा बन गई है और इजराइल में भी हजारों प्रदर्शनकारी अपनी ही सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।